पेरिस ओलंपिक खत्म हुआ और इस 2-3 महीने में हर जगह इसी की बात हुई। Athletes from around the world are arriving in Paris ahead of the Summer Olympics next week. We want to welcome you to the 2024 Summer Olympic Games. और भारत के 140 करोड़ लोग भी गोल्ड की आस लगाए बैठे थे हमारे कुछ एथलीट से, जैसे कि नीरज चोपड़ा, पीवी सिंधु, मीराबाई चानू, हमारी इंडियन हॉकी टीम और विनेश फोगाट से। पर हमको इस बार सिर्फ 6 मेडल के साथ घर वापस आना पड़ा। ओलंपिक में 303 गोल्ड मेडल, यह नंबर है चाइना का पिछले 128 सालों में, और भारत के पास है सिर्फ 10 गोल्ड मेडल। और इस पेरिस ओलंपिक में भी हमने एक भी गोल्ड मेडल नहीं जीता, पर जबकि चाइना ने 40 गोल्ड मेडल अपने नाम करे हैं, और यहाँ तक कि पाकिस्तान भी एक गोल्ड मेडल ले गया। हमारा देश जो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है, वहां पर स्पोर्ट्स के अलावा दूसरे सारे सेक्टर ग्रो कर रहे हैं, और स्पोर्ट्स में भी खाली एक अकेला क्रिकेट ही ग्रो कर रहा है। और हमारे पास इस ओलंपिक में मौका था 69 स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करके 95 मेडल्स लाने का, कि जिसमें से हमको सिर्फ 6 मेडल ही मिले, और हमने सिर्फ 16 स्पोर्ट्स में ही पार्टिसिपेट करा। तो आपको कभी एक ख्याल नहीं आया कि क्यों चाइना और यूएसए ही मेडल्स की टॉप लिस्ट में हमेशा आगे होते हैं? क्या 140 करोड़ की आबादी वाले हमारे देश में ऐसे कोई एथलीट नहीं है कि जो हमको गोल्ड ला के दे? और क्यों हमारी गवर्नमेंट लोगों को स्पोर्ट्स के बारे में अवेयरनेस नहीं फैला रही? और क्या भारत में क्रिकेट के अलावा किसी और स्पोर्ट्स का कोई फ्यूचर ही नहीं है? देखेंगे इस वीडियो में। भले ही हमने आज चाइना को पॉपुलेशन के मामले में पीछे छोड़ दिया हो, पर आज चाइना सबसे ज्यादा मेडल लाने की रेस में हमेशा आगे होता है। और पिछले कई सालों से जो यूएस डोमिनेट करता था दूसरे स्पोर्ट्स में, उसमें आज चाइना उसको डायरेक्ट कॉम्पिटिशन देता है। तो आखिर ओवर पॉपुलेशन और गरीबी से परेशान इस देश ने ऐसा क्या किया कि वो आज 700 से ज्यादा मेडल जीत चुका है ओलंपिक्स में? तो 1980 से पहले चाइना इतना एक्टिव नहीं था स्पोर्ट्स में, पर जब पहली बार चाइना की विमेन्स वॉलीबॉल टीम ने वॉलीबॉल वर्ल्ड कप जीता, तो ये चाइना के लिए पहला इंटरनेशनल ब्रेक थ्रू था। और इस जीत ने चाइना को यह कॉन्फिडेंस दिया कि वो आने वाले 1984 के ओलंपिक्स गेम में भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो फिर चाइना के पास जो रिसोर्सेज थे उनको उन्होंने ओलंपिक्स के एथलीट्स की ट्रेनिंग में लगा दिया, और इस ओलंपिक में चाइना ने 35 मेडल जीते, कि जिसमें से 15 तो गोल्ड मेडल थे। तो इस शानदार जीत ने चाइना की स्पोर्ट्स इकोनॉमी को इतना बड़ा बना दिया कि आज उनकी ये इंडस्ट्री $500 बिलियन की है। तो चाइना ने 1984 के ओलंपिक्स के बाद अपनी गवर्नमेंट में काफी सारी स्पोर्ट्स रिलेटेड पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस करा, जैसे कि 1995 की पॉलिसी में स्पोर्ट्स में सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया, कि जिससे इजीली लोगों को पब्लिकली स्पोर्ट्स की फैसिलिटी मिल सके। 2008 में चाइना ने बेजिंग में समर ओलंपिक्स को होस्ट किया, कि जिसने चाइना की इकोनॉमी में सबसे ज्यादा ग्रोथ लाया, और चाइना की सॉफ्ट पावर ने उसको ग्लोबल सुपर पावर बनाया। तो हमने इस वीडियो में देखा था कि सॉफ्ट पावर एक देश के लिए कितना मायने रखती है, और उसी तरीके से चाइना ने इस इवेंट का यूज करके अपने कल्चर और स्पोर्ट्स को इतना आगे बढ़ाया कि जिसने इस इवेंट को सबसे मैसिव हिट बनाया। इसके बाद 2021 में चाइना ने नेशनल फिटनेस प्लान भी लॉन्च करा, कि जिसमें उन्होंने बताया कि 2025 तक चाइना की 39% पॉपुलेशन रेगुलर एक्सरसाइज करेगी, कि जिसके लिए उन्होंने 1000 लोगों के ऊपर 2 कोचेस असाइन करे और नई फिटनेस वेन्यूज भी ओपन करने को कहा, ताकि लोगों को अपने घर से या तो फिर अपने वर्क प्लेस से 15 मिनट से ज्यादा दूर ना जाना पड़े किसी भी स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए। और चाइना की डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की रिपोर्ट में यह बताया कि 6 साल की उम्र के 10% बच्चे और 6 साल से 17 साल की उम्र के 90% बच्चे आज ओवरवेट से परेशान हैं। और इन सारे बच्चों को इस पॉलिसी का पार्ट बनाने के लिए चाइना ने काफी एक अच्छा इनिशिएटिव किया। तो उन्होंने बच्चों के प्राइवेट ट्यूशन, ज्यादा होमवर्क और गेम्स के ऊपर बैन लगा दिया, और हर स्टूडेंट को कंपलसरी 2 घंटे स्पोर्ट्स करना पड़ेगा, ऐसी एक पॉलिसी बनाई। तो इन्हीं सारी पॉलिसीज और अवेयरनेस के चलते हर साल चाइना स्पोर्ट्स में 3 लाख करोड़ से ज्यादा स्पेंड करता है, कि जो भारत से 200 गुना ज्यादा है। और आज यही कारण है कि चाइना स्पोर्ट्स में इतना आगे है। तो आखिर चाइना ही क्यों, भारत क्यों नहीं? क्योंकि भारत के पास भी तो काफी अच्छे प्लेयर्स हैं, और आज हमारी इकोनॉमी भी इतनी बड़ी है कि हम इजीली इन सारी चीजों में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। पर आखिर क्यों हम आज क्रिकेट के अलावा किसी और स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं कर सके? तो फर्स्ट है क्रिकेट का ओवर ऑब्सेशन। तो भारत में क्रिकेट एक स्पोर्ट नहीं पर एक रिलीजन माना जाता है, कि जिसमें हर एक लड़का सचिन, धोनी और विराट बनने के सपने देखता है। और हमारी आजादी से पहले ये स्पोर्ट्स खेला जा रहा है, और भले ही हम पहले हॉकी में सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग थे, पर 83 वर्ल्ड कप और आईपीएल की सक्सेस के बाद आज ये स्पोर्ट घर घर पहुंच चुका है। और खेलने के लिए भी ये स्पोर्ट काफी इजी है, क्योंकि इसमें खाली एक बैट एंड बॉल चाहिए, और अगर आपके पास ग्राउंड नहीं है तो आप इसको इजीली अपनी गली में भी खेल सकते हो, और वो भी अपने रूल्स के साथ। आईपीएल की ह्यूज सक्सेस ने इस स्पोर्ट को काफी बड़ा बनाया, कि जिसमें नो डाउट प्लेयर तो अच्छे थे, पर अब इसमें पैसा भी काफी अच्छा मिलने लगा था, थ्रू स्पॉन्सरशिप्स, एडवर्टाइजमेंट,
ब्रॉडकास्ट राइट, प्लेयर एंडोर्समेंट्स और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और हमारी मीडिया में भी देखो तो क्रिकेट के लिए एक डेडिकेटेड टाइम स्लॉट अलॉट होने लगा और हमारे न्यूज़पेपर में भी क्रिकेट न्यूज के लिए एक पूरा सेक्शन अलॉट होने लगा कि जिसने हर बच्चे को एक क्रिकेटर बनने का सपना दिखाया और उनके पेरेंट्स भी उनको खुशी खुशी इस स्पोर्ट्स में भेजने लगे। और यही क्रिकेट के ओवर ऑब्सेशन ने हमको आज दूसरे स्पोर्ट्स में काफी पीछे कर दिया है। सेकंड है दूसरे स्पोर्ट की लो अवेयरनेस। जैसे कि हमने आगे देखा कि चाइना अपने लोगों को एनकरेज करता है थ्रू डिफरेंट स्कीम्स एंड इजी एक्सेस टू स्पोर्ट फैसिलिटीज, और हम भारत में स्पोर्ट के नाम पे सिर्फ क्रिकेट ही खेलते हैं। और अगर आप इस ओलंपिक में भी देखो तो ओलंपिक्स में कितने सारे स्पोर्ट्स होते हैं कि जिसमें भारत ने सिर्फ गिने चुने स्पोर्ट्स में ही पार्टिसिपेट करा है, क्योंकि हमारे पास प्लेयर्स तो है पर उनको गाइड करने के लिए कोच नहीं है, उनके लिए अच्छी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज नहीं है, उनके लिए अच्छा न्यूट्रिशन वाला खाना नहीं है और उनको गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली पेरेंट्स भी अपने बच्चों को उन स्पोर्ट्स में नहीं भेजते कि जहां पे किसी ने अच्छा परफॉर्म नहीं करा हो या तो फिर वो स्पोर्ट्स इंडिया में इतना पॉपुलर नहीं बना हो। और यहाँ पे पेरेंट्स भी एक की रोल प्ले करते हैं कि वो उनकी हार में सपोर्ट करने के बजाय उनको ही उल्टा डांटने लगते हैं, उनको ही उल्टा समझाने लगते हैं कि जिसकी वजह से उस बच्चे के ऊपर परफॉर्मेंस प्रेशर आता है और वो दूसरी गेम में अपना बेस्ट नहीं दे पाता और उसकी वजह से वो बच्चा जो स्पोर्ट्स में अच्छा कर भी रहा होता है उसको भी वो सेल्फ डाउट आने लगता है कि क्या मैं ये गलत कर रहा हूँ और इवेंचुअली वो स्पोर्ट खेलना ही छोड़ देता है। थर्ड है हमारे देश की करप्शन। तो जैसे कि हमने पूजा खेड़कर के केस में देखा कि हमारे देश की सबसे रेप्यूटेड जॉब IAS में अगर करप्शन हो सकता है तो स्पोर्ट्स में तो किस लेवल तक का करप्शन हो सकता है वो हम सोच भी नहीं सकते। और इसी के चलते आज BCCI करप्शन, नेपोटिज्म, नॉन अकाउंटेबिलिटी, नॉन ट्रांसपेरेंसी जैसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है। और भारत में एंटी करप्शन का लॉ नहीं है कि जिसकी वजह से क्रिकेट में होने वाली मैच फिक्सिंग को भी रोका जा सके। और इसी की वजह से आज काफी सारे क्रिकेटर्स की जो इस फिक्सिंग का पार्ट होने के बावजूद भी फ्रीली घूम रहे हैं। और अभी कुछ साल पहले ही फीफा ने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को इसी करप्शन की वजह से बैन कर दिया। इसमें करप्ट नेता भी इक्वल पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे कि ये हमारे देश में खेले जाने वाले स्पोर्ट्स फेडरेशन और उनके प्रेसिडेंट्स की लिस्ट को देखिए। इसमें हॉकी के प्रेसिडेंट को छोड़कर दूसरे सारे प्रेसिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन नहीं है, जिसमें से कोई स्टेट का CM है तो कोई रिटायर्ड CM है और कोई एक पॉलिटिशियन की पत्नी है या तो फिर कोई एक पॉलिटिशियन का राइट हैंड है। मतलब इसमें प्रेसिडेंट तो ऐसे बने हैं कि जैसे ये फेडरेशन एक सब्जी मार्केट में बिक रहा था और इन लोगों ने इसको खरीद लिया। और अगर इसमें हम वाइस प्रेसिडेंट और इनके नीचे के लेवल की हालत देखें तो वो तो और भी खराब है। मतलब कि इन लोगों का दूर दूर तक इस स्पोर्ट से कुछ लेना देना ही नहीं है। और क्या मोदी जी की जिन्होंने 11 साल पहले ये सजेशन दिया था, इतना बड़ा देश गोल्ड मेडल नहीं मिला, इतना बड़ा देश मेडल नहीं मिला। और क्या मित्रों 120 करोड़ के देश में नहीं मिल सकता है? अरे सिर्फ सेना के जवानों को काम दिया जाए, मैं बताता हूं मित्रों 5, 7, 10 तो मेडल ये हमारे सेना के जवान लेकर के आ सकते। तो क्या वो इन सारे प्रेसिडेंट के पास जाकर ये पूछ सकते हैं कि आपके पास कितना टाइम है इस फेडरेशन को टाइम देने के लिए? और इन सबके बाद अगर मेडल नहीं आता तो सारा इल्जाम आ जाता है प्लेयर्स के ऊपर और हमारे देश की मीडिया और पॉलिटिशियन इन सब का मजाक उड़ाते हैं। मैं एग्जाम देने जा रही हूँ, अब मैं किसी को कहती रहूँ भाई मैं फेल हो गई, लेकिन एक रात पहले मैं पूरी रात बैठकर पढ़ती रही, मैं 1 मिनट भी नहीं सोई, मेरे घर में लाइट भी चली गई थी। अब ये सारी चीजें तो फिर दलील हो जाएंगी ना। जरा अच्छा सीख मिलना चाहिए हम सब कलाकारों को और महिलाओं को सबको कि 100 ग्राम also matters a lot. I wish she loses that 100 ग्राम quickly, लेकिन मिलेगा नहीं अभी।